हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 7। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी पिछली प्लेलिस्ट माई स्क्वेयर जावास्क्रिप्ट या जे या फिर पीएचपी की अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें। जो भी प्लेलिस्ट की लिंक है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आप हमारी जो वेबसाइट है programmingpath.in आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा इंटरव्यू तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है। जैसे नोड जेएस या फिर टाइप स्क्रिप्ट या जे क्वेरी या फिर लारावेल, अगर आप इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू विथ एच ओ सी। मतलब जो हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है, आप उससे क्या क्या काम कर सकते हैं या फिर उससे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है उससे हम लोग रीयूज या फिर लॉजिक या फिर बूट स्ट्रैप एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एचओसी क्या है, मतलब हम लोग एक कंपोनेंट बना देते हैं और उस कंपोनेंट को हम लोग बार बार उसको यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया रीयूज। या फिर हम लोग उसमें कोई सेपरेट लॉजिक लिख सकते हैं, उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर बूट स्ट्रैपिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रेंडर हाईजैकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। या फिर जो हमारा स्टेट अब्स्ट्रैक्शन है या फिर मैनिपुलेशन है, जो भी हमारा स्टेट होता है उस स्टेट को अगर हम लोग मैनिपुलेट करना है तो उस केस में भी हम लोग एचओसी का यूज करते हैं। या फिर जो हमारा प्रॉप्स होता है, प्रॉप्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी हम लोग एचओसी का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिएक्ट। तो अभी तक हम लोग केवल रिएक्ट जेएस जो है उसे हम लोग खाली बेनिफिट पढ़ते आ रहे हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, कब यूज करना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने इसका लिमिटेशंस नहीं देखा क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्ट जेएस की लिमिटेशंस क्या है। तो रिएक्ट जेएस जो है वो एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, और जो रिएक्ट जेएस है इसकी जो कोडिंग है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। ठीक, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा सा लीक से हटकर, जैसे हम लोग नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं। ठीक, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम लोग ECMAScript 5 का यूज करते हैं। मतलब अगर हम लोग आज से कुछ समय पहले देखें तो जनरली हम लोग ECMAScript 5 का यूज करते हैं, लेकिन जो रिएक्ट जेएस है वो प्रॉपरली ECMAScript 6 को फॉलो करता है। ये उसके मतलब आप कह सकते हो कि मोस्टली ECMAScript 6 के सिंटैक्स को यूज करता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। ठीक, और अगर कोई एक नौसिखिया, मतलब कि अगर कोई एक फ्रेशर है, अगर कोई फ्रेशर डायरेक्ट सीखने आता है रिएक्ट जेएस को, तो उसको ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। ठीक, इसलिए रिएक्ट जेएस को सीखने से पहले ये जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले ECMAScript आना चाहिए। खासकर ECMAScript की जो भी प्रॉपर्टी है, इसमें जो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि लेट कॉन्स्ट वेर, ये सब क्या होते हैं, या फिर हम लोग मैप फंक्शन क्या होता है, या फिर प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये सब हमें जरूर पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्ट जेएस अगर कोई एक फ्रेशर लेवल का डेवलपर है, ठीक है, उसको थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, अगला लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा रिएक्ट है वो एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है, ना कि एक फ्रेमवर्क। ठीक, जो एंगुलर जेएस है वो क्या है, वो हमारा फ्रेमवर्क है, लेकिन जो रिएक्ट है ये एक लाइब्रेरी है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स वर्सेस स्टेट इन रिएक्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर आप रिएक्ट जेएस में वर्क कर रहे हैं तो आप स्टेट को तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन आपने प्रॉप्स को भी जरूर यूज किया होगा। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा प्रॉप्स होता है, ठीक,
वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब कि अगर हमने इसमें एक बार अगर वेरिएबल मतलब इसमें जो भी चीज़ें डिफाइन कर दी तो अब दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेट हम लोग डिफाइन करने के बाद उसको फिर से हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगला डिफरेंस क्या है कि जो हमारा प्रॉप्स होता है ये क्या करता है कि ये जो डेटा है ये जनरली चिल्ड्रन को पास करने के लिए, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होता है ये जनरली उसको डेटा पास करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक। और जो हमारा स्टेट होता है ये क्या होता है कि सेम कंपोनेंट जो हमारा जो भी हमने कंपोनेंट में स्टेट डिफाइन किया है बस हम लोग उसी कंपोनेंट में ही स्टेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉप्स होता है वो बेसिकली चाइल्ड जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको डेटा पास करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है। अगला डिफरेंस है कि जो हमारा प्रॉप्स होता है जनरली इसका यूज किया जाता है पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा को पास करने के लिए। ठीक है। जबकि जो मेरा स्टेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है केवल स्टेट को अपडेट करने के लिए। ठीक। और जो हमारा आखिरी डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा प्रॉप्स है उसको हम लोग फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टेट है वो केवल और केवल क्लास कंपोनेंट में ही यूज होता है। ठीक है। तो ये सभी डिफरेंस आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को जब अगर आप वो आपसे पूछते हैं कि प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीज इन रिएक्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे जरूर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हम लोग की यूज़ करते हैं रिएक्ट जेस में उसकी बेनिफिट क्या होती है, फिर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो जनरली जो कीज होता है इसका हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारा वर्चुअल डोम में जो एलिमेंट होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कीज का यूज करते हैं। ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भी हमारा डोम होता है इसमें मल्टीपल एलिमेंट होते हैं जैसे कि इनपुट हुआ, सेलेक्ट हुआ या फिर H1 जो भी हमारे टैग्स होते हैं सब क्या है, ये सब डोम के सब एलिमेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इनको यूनिकली डिफाइन करने के लिए सपोज आपके पास H1 टैग है, एक आपका कंपोनेंट है उसमें 10 H1 टैग्स हैं। आप उसको कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ तो आपकी प्रॉपर्टी जैसे हम लोग jQuery में क्या करते हैं हम लोग आईडी यूज करते हैं। आपको पता है आईडी हर बार यूनिक होती है, हम लोग एक ही पेज में सेम आईडी मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो हमारा कीज होता है वो भी हमेशा एक यूनिक होना चाहिए जिससे हम लोग जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट को इजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर सके और उस पर हम लोग एक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है। और जो हमारा कीज होता है जनरली इसका यूज किया जाता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज को अगर हम लोग यूनिकली डिफाइन कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उस चीज की परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक। अगला डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कीज है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए जैसा कि हमने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल नंबर ही होगा। हम लोग उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर के अलावा हम लोग उसको स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा लास्ट डिफरेंस ये है कि इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।